देखिए जब भी कौची रिलेटेड इक्वेशन आए तो उसमें क्या यूज करना है आपको, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर में m। इसके बाद क्या करना रहता है मेरे को, इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स एम माइनस वन। और जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एम माइनस वन एक्स की पावर में एम माइनस टू। ये तो समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद मेरा जो भी क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। जो भी मेरा वैल्यू आया है डबल डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डिफ्रेंशिएशन और वाई का जो मैं यूज किया हूँ उसको प्रूफ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एम एम माइनस वन एक्स एम माइनस टू। और फिर क्या है, फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो एम एक्स एम माइनस वन प्लस सिक्स वाई, वाई की जगह पे क्या दिया हुआ, एक्स की पावर एम इक्वल टू जीरो। दिख रहा है अभी ना। तो जैसे कल बहुत लोगों का क्वेश्चन फिफ्टी समझ में नहीं आया था तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन किया हूँ। तो जैसे मैं पहले बताया था कौन सी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एज्यूम क्या करना है, लेट करना है y इक्वल टू एक्स की पावर में m। इससे करने से क्या हो जाएगा, मेरा y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में जो क्या होता है मेरा एक्स की पावर में m भी कम होके भी खत्म हो जाता है। तो उसको आगे नीचे एक इससे खत्म हो रहा है। तो इसको जब डेरिवेट करते हैं y को x के रिस्पेक्ट में तो मेरा ये टर्म आएगा m एक्स की पावर m माइनस वन। जब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका y का तो क्या आ जाएगा, एम माइनस वन एक्स एम माइनस टू। वही मैं क्वेश्चन में दिया था, जैसे क्वेश्चन क्या था अपने, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। वही मैं किया हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा हूँ, इसके जगह पे मैं क्या किया हूँ, ए वाला वैल्यू पुट किया हूँ जो मेरा आया है, प्लस फाइव एक्स डी वाई की जगह पे ए वाला वैल्यू पुट किया हूँ यहाँ पे, प्लस सिक्स वाई की जगह पे ए वाला वैल्यू। ठीक है ना, तो समझ में आया अच्छे से। फिर क्या किया, मैं इसका एक्सपेंड किया हूँ और जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एम एम माइनस वन एक्स पावर में एम, एक्स पावर में एम हो गया, फिर एक्स पावर माइनस टू है तो वो नीचे से चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इंटू एम एक्स की पावर में एम डिवाइड में चला जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन है तो एक्स नीचे हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स एक्स एम इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ से एक्स कटेगा, अब क्या बचा, एम एम माइनस वन एक्स की पावर में एम प्लस फाइव एम एक्स की पावर में एम प्लस सिक्स एक्स की पावर में एम इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे तो यहाँ से भी एक्स
की पावर एम का है, यहाँ भी एक्स की पावर एम है, यहाँ भी एक्स की पावर एम, तीनों से हम कॉमन ले लेते हैं। एम -1 प्लस एम 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया ना? जय कुंदन, समझ में आया यहाँ तक? तो फिर मैं क्या कर रहा था कुछ पहले, ये वाला जो एक्स की पावर एम वाला टर्म है इस साइड में भेज रहा हूँ, तो जब इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे, एम -1 प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर, फिर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -m प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू, जैसे पढ़े होंगे, एम इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, डी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 6 है। तो माइनस बी की जगह पे 4 प्लस माइनस डी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1, क्या होगा -4 प्लस माइनस 16 -24, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 8 डिवाइड बाई 2। तो क्या था, -4 प्लस माइनस -8 डिवाइड बाई 2, ऐसा यहाँ का वैल्यू। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से 4 को जब बाहर करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन गया एक, तो 4 बाहर करेंगे इंटू -2, तो मैं 4 इसलिए बाहर किया हूँ, एक कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है 4, तो इसको मैं बाहर भी कर सकता हूँ। एम इक्वल टू -4 प्लस माइनस, और इससे बाहर होगा तो यहाँ बचेगा 2, अंदर क्या बचेगा -2 डिवाइड बाई 2। अब एम इक्वल टू क्या, जब इन दोनों से 2 काउंट करेंगे क्या बचेगा, 2 -2 प्लस माइनस रूट का -2 डिवाइड में बचेगा 2, यहाँ से कट गया, बचा क्या, एम इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 2, रूट का -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 इंटू -1, तो एम इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस माइनस रूट 2, और रूट क्या होता है
वन का रूट क्या वैल्यू होता है आई, तो आ जाएगा आयोटा। तो इसमें मेरे को क्या मिला ये अल्फा का वैल्यू, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू क्या मिला √2। अगर आपका कम्प्लेक्स रूट आ रहा है, मेरा कम्प्लेक्स रूट आ रहा है, आई जहाँ लिखा मतलब वो कम्प्लेक्स रूट है, तो उसके लिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई इक्वल वाई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर में अल्फा C1 कॉस बीटा ln x प्लस C2 साइन बीटा ln x। अब बस पुट कर देना है, अल्फा की जगह पे -2, बीटा की जगह पे √2, तो एक्स -2 C1 कॉस बीटा की जगह पे √2 ln x प्लस C2 साइन बीटा की जगह पे √2 ln x। ठीक है, समझ में आया ना। जय, समझ में आया अच्छे से। सौरभ, कुंदन, रोहित, बताइए। 51 में है टीच डिवाइस primarily used to control the quantity of airflow in underground mines by creating variable resistance। इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बूस्टर फैन, ऑप्शन बी है आपका रेगुलेटर, ऑप्शन सी है डिफ्यूजर, ऑप्शन डी है शॉक एब्जॉर्बर। क्या होगा 51 का? इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटर। अब सभी के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। रेगुलेटर ये क्या है? वेंटिलेटिंग डिवाइस used to adjust the quantity of airflow by introducing variable resistance। जैसे कोई ट्रेनिंग किया होगा उसको पता होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई दो पैनल चल रहा है, यहाँ से तो हवा हवा आ रहा है दोनों में, कितना आया है उसको उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसका इसका क्या बोलते हैं उसको, जो रिटर्न है मान लीजिए ए है, तो रेगुलेटर कहाँ लगता है? रिटर्न में ही लगता है।
तो जैसे इस पैनल में मेरे को ज़्यादा हवा भेजना है तो क्या करेंगे, एक रेगुलेटर मतलब कोई पर्दा लगा देना थोड़ा, या बेल्ट मार देना, ऐसा है। तो जिससे यहाँ पे रिटर्न में रेगुलेटर लगा है, जब एकदम पूरा कवर कर दें इसको, मान लीजिए पैक कर दिए, पैक कर दिए मतलब इसमें पूरा हवा भर जाएगा। जब इसमें पूरा हवा भर जाएगा तो इसमें हवा आएगा क्या, जब भरा पूरा जगह भरा हुआ है हवा से, तो क्या करेगा उस कंडीशन में, जो भी एक्स्ट्रा हवा रहेगा, जो भी हवा आ रहा है, पूरा हवा इसमें जाएगा। तो रेगुलेटर का ही काम है, जिसमें मेरे को इस पैनल का हवा बढ़ाना है, तो इसके रिटर्न में रेगुलेटर का जो साइज है उसको बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, इसमें हवा ज़्यादा जाने लगेगा। अब मेरे को जितना ज़रूरत है उतना इसको रेगुलेटर का साइज कम करते जाएंगे। मान लीजिए पूरा पैक है, थोड़ा सा खोल देंगे तो इसमें हवा आने लगेगा, लेकिन कम आएगा, क्योंकि वो जो रेगुलेटर क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम आएगी। इससे पढ़े होंगे आप लोग ना इसको, पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर और क्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आर को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर। अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्वांटिटी क्या होगा, कम हुआ। इससे रेगुलेटर का काम क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ाना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्वांटिटी इस पैनल में कम आएगी। तो वही है फंक्शन रेगुलेटर का। दूसरा मान लीजिए क्या है, बूस्टर। ये क्या है, सेकेंडरी फैन है, यूज टू इंक्रीज एयर फ्लो इन parts of mind that are away from main part। हाँ, मेन पार्ट या मेन एयर फैन। बूस्टर बूस्टर फैन कहाँ उपयोग करेंगे, मान लीजिए कोई पैनल दूर है, वहाँ पे जो मेरा प्राइमरी फैन लगा है ऊपर सरफेस पे, वो वहाँ तक हवा पहुँचाने में असमर्थ है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बूस्टर फैन यूज करेंगे। जनरली माइनस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो आप साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसको लगाने के लिए आपको एक न्यूट्रल पॉइंट खोजना पड़ेगा कि यहाँ से मेरा हवा रिवर्स ना करे, रिवर्सल कंडीशन ना जनरेट कर दे, पूरे माइंस का हवा अपने तरफ ना खींच खींच ले पूरा। बहुत ज़्यादा पावर होता है इसको बूस्टर फैन। तो एक सेकेंडरी फैन है, यूज करते हैं किसी माइंस के पार्ट में जहाँ पे मेन जो फैन लगा है वो हवा नहीं पहुँचा पा रहा है। तीसरा क्या है, डिफ्यूजर क्या होता है, ये भी एक वेंटिलेटिंग डिवाइस है। क्या होता है, यूज टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना आर्ट स्लो डाउन एयर फ्लो after it exists a duct अथवा फैन। तो डिफ्यूजर मान जैसे आप देखे होंगे फैन, तो सर, क्या बोलते हैं उसको, चिमनी का नाम सुने होंगे आप लोग। चिमनी कहाँ उपयोग करते हैं, एग्जॉस्ट फैन में। जैसे आपका कोई, ये आपका मान लीजिए सॉफ्ट हो गया, माइन सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, यहाँ से आपको पूरा रिटर्न हवा बाहर जा रही है।
यहाँ पे मान लीजिए एग्जॉस्ट फैन लगा है, ठीक है ना। तो देखेंगे एग्जॉस्ट फैन के साथ एक चिमनी लगा रहता है। चिमनी का काम क्या है? वो वेलोसिटी पे जो जिस वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से हवा आ रहा है वो वेलोसिटी कम करेगा, क्योंकि आप देखेंगे जो एग्जिस्ट का जो एरिया होता है बढ़ रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वेलोसिटी रहेगा वो तो कम हो जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। क्वांटिटी सेम रहेगी ना, जैसे क्वांटिटी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हुआ। क्वांटिटी सेम है लेकिन इस यहाँ पे क्या है, एरिया बढ़ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा वेलोसिटी कम हो जाएगा। चिमनी का काम क्या है, वेलोसिटी प्रेशर कम करना और स्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देना। तो इसमें क्या डिफ्यूजर कहाँ उपयोग करते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन में यूज करेंगे तो उसको डिफ्यूजर चिमनी बोलेंगे। अगर वही आपका फोर्सिंग फैन है, फोर्सिंग फैन का मतलब क्या हुआ, इधर से हवा खींच रहा है, खींच फोर्सिंग फैन का मतलब हवा को जो भी आ रहा है इधर से इसको तेजी से बाहर इस साइड भेजना। तो मान लीजिए यहाँ पे एक इस फोर्सिंग फैन में कोई डक्ट लगा हुआ है, ठीक ना। डक्ट का एरिया कैसे है, चिमनी के आकार में। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक फैन हो गया और इसका जो डक्ट है चिमनी के साइड में है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजर बोलेंगे। तो क्या करता है, स्लो डाउन करता है एयर फ्लो को, जो भी मेरा हवा आ रहा है इधर से, ठीक है ना, इसको स्लो डाउन करेगा क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा इधर का। तो वही काम करता है डिफ्यूजर। ये तो पता पता ही होगा, शॉक ऑब्जर्वर तो वेंटिलेशन यूज होता नहीं है, शॉक ऑब्जर्वर कोई मशीन यूज होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या, बाइक की तरफ से पता होगा आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, जो बाइक में लगा रहता है इसको शॉकर क्या बोलते हैं, शॉकर बोलते हैं। जैसे कहीं पर गड्ढा आ गया तो उसके कारण है आपको चोट नहीं लगता है, मतलब शॉक नहीं लगने पाता है। शॉक शॉक ऑब्जर्वर जिससे शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है शॉकर। तो ये तो मशीनरी का डिवाइस है। ये यूज होता है, यूज इन व्हीकल में। ये व्हीकल में यूज होता है। तो अपने को क्या पूछा है, वेंटिलेशन डिवाइस पूछा था, तो ये तीनों वेंटिलेशन के थे तो व्हीकल का था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। बाकी तीन वैसे क्वेश्चन इजी था ये, लेकिन मैं लिखवा दिया हूँ, उसके नोट डाउन करके रखिएगा। नहीं, बूस्टर फैन सरफेस पे नहीं रहेगा। बूस्टर फैन सरफेस में रहता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से इनटेक है, आपका हवा आ रहा है, एक कहीं दूर पैनल है, मान लीजिए इधर भी पैनल चल रहे हैं, एक पैनल मान लीजिए यहाँ पे है, इसको यहाँ तक हवा नहीं पहुँचा पाया तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे बूस्टर फैन लगाएंगे तो हवा खींच के यहाँ इस पैनल में भेजेगा। जिस पैनल में मेरे को भेजना है उसके इनटेक में लगाएंगे। इनटेक इनटेक नहीं, रिटर्न में लगाएंगे, इनटेक नहीं लगाएंगे।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बोला विच मेथड relies on the pressure difference in temperature difference to induce airflow in mines without mechanical assistance। इसमें ऑप्शन दिया है आपका बूस्टर फैन, ये आपका मैकेनिकल डिवाइस है तो होगा नहीं। ऑप्शन भी है ऑक्सिलरी फैन, ये भी मैकेनिकल है। ऑप्शन सी नेचुरल वेंटिलेशन। तो नेचुरल वेंटिलेशन ये ऐसा मेथड है जो कि विदाउट मैकेनिकल असिस्टेंस यूज किए प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एयर फ्लो को माइन में इंड्यूस करेगा। चौथा क्या दिया था आपका? मैकेनिकल वेंटिलेशन। बोल ही दिया कि विदाउट मैकेनिकल असिस्टेंस यूज किए तो ये दोनों मैकेनिकल, ऐसा मैकेनिकल लिखा ही है तो क्लियर दिख रहा है कि नेचुरल ही होगा। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ए माइन सैंपल कंटेन 2% CH4 and 1% C2H4। बोला यूजिंग ली चेटेलियर फार्मूला what is the explosibility index। सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 53 किसके किसके पास आ रहा है। मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ। जय सॉल्व कीजिए इसको। सौरभ, मैं इसको सॉल्व करवाया हूँ ना, इसी डिस्कशन में करवाया। चलिए मैं फॉर्मूला देता हूँ। एक्सप्लोजिबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू समेशन ऑफ CI डिवाइड बाई लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट। सॉल्व कर रहे हैं इसको।
क्या होगा 2 बाई, पहले मेथेन है, मेथेन का लोअर एक्सप्लोजिविटी लिमिट क्या है 5 है, प्लस 1 डिवाइड बाई C2H का क्या है लोअर एक्सप्लोजिविटी लिमिट 2.37। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4 प्लस 0.4 टू टू क्या 0.8 डबल 2.37। इसको नोट डाउन करके रखिए। नॉन एक्सप्लोजिव क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इसमें बोला है फैन रोटेट एट 1050 आरपीएम with a blade tip radius of 0.65 meter. What is its tip speed? सॉल्व कीजिए इसको। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 71.4। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी है 63.6। ऑप्शन सी है 78.2। ऑप्शन डी है आपका 69.3। बताइए क्या होगा इसका आंसर। टीबी से पूछा है। मैं पहले ही बताया हूँ टिप स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड या पेरिफेरल स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी मान लीजिए इसको। टिप स्पीड बोले या टिप वेलोसिटी बोले, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोले, पेरिफेरल वेलोसिटी बोले, सब सेम होता है। ठीक करना है पाई डी एन डिवाइड बाई 60। पाई डायमीटर कितना है 2 इंटू रेडियस इंटू नंबर ऑफ रोटेशन क्या है 1050 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 71.4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। एक एयर सैंपल है जिसमें रिटर्न एयरवेज में सीओ है आपका 120 ppm और O2 है आपका 19.2%। इनटेक में कितना था आपका सीओ है आपका 20 ppm, O2 था 20.8%। बोला है फाइंड ग्राहम्स रेशियो।
ग्राहम स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या है? CO प्रोड्यूस बाई O2 कंज्यूम। CO कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 120 माइनस 20। O2 कंज्यूम कितना हो रहा है? 20.8 माइनस 19.2। इनर्शियली कितना था? 120 हो गया तो कितना प्रोड्यूस किया? 100 ppm प्रोड्यूस हो गया CO। और टू कंज्यूम कितना हुआ? 20.8 से 19.2 तक चला गया, तो कहाँ कितना कंज्यूम हुआ? 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 62.5%। इसको मैं लिखवाया था, उसी समय बोला था इसको नोट डाउन करके रखिएगा, आप लिखते ही नहीं कुछ। डीप स्पीड या पेरिफेरल, और इसको टेंजेंशियल ऐसा भी पूछ सकता है, बोल देगा पेरिफेरल स्पीड टेंजेंशियल स्पीड। वेलोसिटी में कंफ्यूजन मत होइएगा, सेम ही होता है। ठीक ना जाए, इसको लिख करके रखिएगा। अरे भाई जी आर ही तो निकालना है, GR ही तो है, इसको मैं बोला हूँ। ग्राम सेल्सियस। और क्वेश्चन नंबर 56 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट a body in equilibrium? Under the action of three concurrent forces. चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है, द फोर्स मस्ट बी इक्वल इन ए मैग्नीट्यूड। द फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी क्या है? द फोर्स मस्ट लाई इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सी, द वेक्टर सम vector sum of the forces must be 0। ऑप्शन डी क्या है आपका? द मोर फोर्स द फोर्स द फोर्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका बताइए क्या होगा 56 का?
सी, करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। कंकरेंट फोर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से पास होने वाला फोर्स। मान लीजिए कि एक किधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। मान लीजिए यहाँ 60 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे 40 न्यूटन। इसको मान लीजिए मेरे को फाइंड आउट करना है एफ सी। ये 60 डिग्री मान लीजिए इसको, इसको 45 डिग्री। अब पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मैं ही बता चुका हूँ और 10 बार इसको। इंक्लाइन इंक्लाइन फोर्सेस लग रहे हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए दो कंपोनेंट में पार्ट डिवाइड होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल लगा लगा हो उसको उसको क्रॉस के साथ असाइन करेंगे। क्या होगा यहाँ पे 60 cos 60। जिसके साथ एंगल ना लगा उसको साइन के साथ क्या होगा 60 sin 60। यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और एंगल भी इसी के साथ है, वर्टिकल के साथ ही एंगल लगा हुआ है मेरा। तो वर्टिकल के साथ मेरा कॉस कंपोनेंट आएगा, वो लिखा हूँ मैं cos 60। और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं लगा है तो साइन कंपोनेंट आएगा। सेम इसी तरह इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल लगा है तो क्या होगा 40 cos 45। एक क्या होगा 40 sin 45। तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ऊपर जाने वाली जो भी फोर्सेस हैं और नीचे जाने वाली जो भी फोर्सेस हैं, इन दोनों का समेशन बराबर होना चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। यही है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी 0। ये वही मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा 40 cos 45 प्लस 60 cos 60 इक्वल टू एफ। बताइए कितना होगा एफ थ्री का वैल्यू सॉल्व करके। क्या है बताइए एफ थ्री का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 80.24 न्यूटन। आ रहा है क्या 80? चेक कीजिएगा। तो इसमें क्या है, ए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है में है। अब हो गया इक्विलिब्रियम में, क्योंकि समेशन एफ आई इक्वल टू 0 में माना है यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम में है। इसमें क्या है फोर्सेस मस्ट भी इक्वल। इसमें मस्ट भी इक्वल कहाँ से, इक्वल तो है नहीं, फिर भी इक्विलिब्रियम में 40 60 80.24।
तो ऑप्शन ए तो इसमें गलत हो गया। द फोर्सेस मस्ट लाई इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्शन भी इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, तो ये भी गलत हो गया। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी जीरो, जो कि हम करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जैसे मैं लिखा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर सम कर रहा हूँ जो जितना भी फोर्सेस आ रहे हैं, ऊपर नीचे, ऊपर जाने वाली एक साइड, नीचे जाने वाली एक साइड। अब फोर्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो भी फोर्सेस जा रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाए दूसरे से। ऐसा थोड़ी है, इसमें 90 डिग्री कहाँ बना है, यहाँ पे 90 तो यहाँ से बन रहा है, लेकिन इसके आगे 30 डिग्री और बन रहा है, 120 डिग्री का बना रहा है यहाँ पे। तो इसमें परपेंडिकुलर का केस भी नहीं होता है। मस्ट बोला है मतलब होना ही चाहिए, हो सकता है लेकिन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। क्या है? क्या बोला, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज, ऑप्शन ए है इसमें, इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ऑप्शन बी है आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ऑप्शन सी है आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑप्शन डी क्या है, ऑलवेज नेगेटिव। इसका क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। सी, आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। जैसे पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। पॉइंट बी का अगर मोमेंट निकालना है पॉइंट ए से, क्या होगा, जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पे, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस है 2 मीटर, तो मोमेंट क्या होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी का, मोमेंट ऑफ बी 5 × 10 न्यूटन मीटर, जो भी डिस्टेंस रहेगा उस पॉइंट से। ठीक, तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म दिखेगा,
क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट में? ए 10 न्यूटन फोर्स एक्ट on a body of 0.5 meter from the pivot. What is moment about the pivot? इसको बताइए क्या होगा? पिछले वाला जो उसमें फॉर्मूला लिखवाए होते हैं उसी फॉर्मूले पर जाएगा. What is the moment about the pivot? चार ऑप्शन दिया है. 30, 5 न्यूटन मीटर. ऑप्शन बी दिया है 10 न्यूटन मीटर. ऑप्शन सी दिया है 15 न्यूटन मीटर. ऑप्शन डी दिया है 20 न्यूटन मीटर. Moment is equal to force into perpendicular distance. फोर्स कितना दिया है मेरा 10 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है 0.5. क्या आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर. कितना क्या है? एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 200 न्यूटन. ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. If the coefficient of static friction is 0.3, what is the maximum static friction? What is the maximum static friction? चार ऑप्शन दिया है 30 न्यूटन. बी दिया है आपका 60 न्यूटन. सी दिया है आपका 90 न्यूटन. डी दिया है आपका 120 न्यूटन. इसमें क्या है? एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 200 न्यूटन. तो वेट कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा 200 न्यूटन. और हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया. फ्रिक्शन लग रहा है इन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कितना 0.3.
200, इसको 200 न्यूटन इधर से लग रहा है तो नीचे से नॉर्मल फोर्स भी 200 न्यूटन का लगेगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है इसमें, तो क्या आपको कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल फोर्स 200 न्यूटन है, तो हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, मैक्सिमम स्टैटिक क्या हो जाएगा है, न्यू एन। मैं कितना दिया है, 0.3 इंटू 200, कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 59? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 में बोला है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज inclined at 30 degree to the horizontal। सॉल्व कीजिए इसको। इसमें पूछा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कितना रहा इसका आंसर, 60 का? पता जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का। 61। बोला है which are the following contribute to natural ventilation pressure, natural ventilation pressure, NVP। पहला है डस्ट पार्टिकल, ऑप्शन बी है एयर डेंसिटी डिफरेंस, तीसरा है फैन का डायमीटर, चौथा है शॉक लॉस। थर्टी 6.6। उसका होगा एयर डेंसिटी डिफरेंस। अब इसके बाद नहीं बन रहा उसको, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। जैसे क्या बोला है इसमें, 100 न्यूटन का फोर्स है जो कि इंक्लाइन है 30 डिग्री पर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजेंटल। आपका ये ओरिजेंटल हो गया, इससे 30 डिग्री पे
100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या बोला इसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है। मैं बताया इंक्लाइन अगर फोर्स है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक हो जाएगा आपका वर्टिकल, या आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। मैं ये भी बोला जिसके साथ एंगल लगा रहा है, जिस कंपोनेंट के साथ, उसके साथ उसको कॉस कॉस के साथ असाइन करेंगे। क्या होगा, 100 cos 30। एंगल इस कंपोनेंट के साथ लगा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ कॉस कॉस को असाइन करेंगे। इसके साथ एंगल नहीं लगा है तो इसको इसके साथ साइन असाइन करेंगे। क्या होगा, 100 sin 30। लेकिन मेरे को पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 100 × cos 30 कितना, 86.6 मीटर। तो चेक कर लीजिएगा सही है गलत है, आप बोले मैं लिख दिया हूँ। तो पढ़े होंगे आप प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। डेंसिटी का इसमें रोल रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए इनटेक है, यहाँ भी, यहाँ पे हवा जो रहेगा ठंडा हवा रहेगा इनटेक में, तो डेंसिटी हवा की ज़्यादा रहेगी, मान लीजिए 1.2 हो जाएगा, जो भी नॉर्मल एयर का डेंसिटी है। जब हवा अंदर आ गई माइंस में, तो हवा गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने पे क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए डेंसिटी 1 हो गया। तो वही कारण होता है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, डेंसिटी डिफरेंस। डस्ट पार्टिकल का रोल नहीं इसमें, फंडामेंटल का कोई रोल नहीं, शॉक लॉस का रोल नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एयर डेंसिटी डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एच। जी एच रो 1 माइनस रो 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये हाइट है मोटिव कॉलम है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। बोला है शॉक लॉस इन माइंड वेंटिलेशन primarily used by, चार ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ एयरवे, ऑप्शन बी है आपका सडन चेंज इन एयरफ्लो डायरेक्शन, ऑप्शन सी है टेम्परेचर ड्रॉप। चौथा है इंक्रीज इन
डायमेंशन ऑफ एयरवे। इसका बताइए क्या होगा 62 का। जी, क्या होगा 62 का? जो माइंस में शॉक लॉस होता है प्राइमरी किसके कारण होता है? सडन चेंज इन एयर फ्लो डायरेक्शन। जैसे हवा जा रही थी एयरवे से, यहाँ पे मान लीजिए कोई सपोर्ट लगा है, प्रॉप वुडन प्रॉप लगा है मान लीजिए यहाँ पे रूफ के साथ, तो हवा इससे टकराएगी। हवा जब टकराएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा हवा का। तो वही बोल रहा है जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वहाँ हवा के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एयर फ्लो का जो भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शॉक लॉस होता है। तो इसका क्या होगा, शॉक लॉस माइंड वेंटिलेशन में किस कारण होता है, प्राइमरली किस कारण होता है? सडन चेंज इन एयर फ्लो डायरेक्शन। एक किस कारण होता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन केम इन एयर फ्लो पाथ। जय श्री सौरभ भी। शॉक लॉस से क्या है यार, प्रेशर लॉस है, तो टेम्परेचर का कहाँ लेना देना ज्यादा उससे। टेम्परेचर कहाँ नहीं होता है जब सडन चेंज इन एयर फ्लो डायरेक्शन कहाँ होता है। थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। और शॉक लॉस, जो शॉक लॉसेस occur at bends junction or obstruction that cause turbulence, जिसके कारण टर्बुलेंस जनरेट हो जाए और एनर्जी लॉस है। शॉक लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है, बेंड पे हो सकता है, जंक्शन पे हो सकता है, या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है जिसके कारण टर्बुलेंस जनरेट होगा और एनर्जी लॉस होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। नेचुरल वेंटिलेशन इज
मोस्ट इफेक्टिव इन विच कंडीशन। ऑप्शन ए दिया है फ्लैट टेरेन, ऑप्शन बी दिया है इक्वल शार्प टेम्परेचर, इक्वल शार्प टेम्परेचर, ऑप्शन सी क्या है हाई टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन डी क्या है नाइट टाइम ओनली, नाइट टाइम ओनली। क्वेश्चन 63 बोला है नेचुरल वेंटिलेशन इज मोस्ट इफेक्टिव किस कंडीशन में होगा। चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है फ्लैट टेरेन, दूसरा दिया इक्वल शॉप टेम्परेचर, तीसरा दिया हाई टेम्परेचर डिफरेंस, चौथा दिया है नाइट टाइम ओनली। इसका बताइए क्या होगा। देखो इसमें क्या बोला है, मैं इसमें क्या बोला हूँ कि एनर्जी लॉस होगा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या एनर्जी लॉस होगी। अगर टेम्परेचर मान लो ड्रॉप हो रहा है तो उसके कारण टर्बुलेंस जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा ना। जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए यहाँ से हवा जा रहा है, ठीक, इस एयर को हम एकदम छोटा सा कर दिए, इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, कि हवा एक दूसरे से टकराएंगे तो टर्बुलेंस जनरेट होगा, टर्बुलेंस जनरेट होगा उस कंडीशन में क्या होगा एनर्जी लॉस होगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर का रोल थोड़ी है भाई शॉक लॉस में। शॉक लॉस को मैं एकदम लिखवा दिया इजली कि शॉक लॉस कब होता है, जब जहाँ पे बेंड मिले, जंक्शन मिले या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण टर्बुलेंस जनरेट हो और एनर्जी लॉस हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर का यहाँ रोल नहीं है। जैसे यहाँ यहाँ से हवा जा रहा है आपका, मैं वही बताया कि एरिया मान लीजिए एयर वे को कम छोटा सा कर दिए, तो हवा का एरिया तो यहाँ बड़ा है, जब यहाँ पे जाएगा तो हवा एक दूसरे से टकराएंगे ना, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा एनर्जी लॉस होगा टर्बुलेंस के कारण। तो वही होगा शॉक लॉस हो रहा है वहाँ पे। जय, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। टेम्परेचर ड्रॉप का रोल नहीं है यहाँ पे। प्रेशर टेम्परेचर रिलेटेड है ना सर, प्रेशर और टेम्परेचर तो रिलेटेड है, क्योंकि टेम्परेचर से ही प्रेशर का, जैसे टेम्परेचर क्या होता करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए जैसे नेचुरल वेंटिलेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन इस कंडीशन। जैसे यहाँ टेम्परेचर का रोल तो आया, मतलब क्या है, जैसे आप एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, वो जी एच है। डेंसिटी कब ज़्यादा हो गई, जब टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर मान लीजिए कम है तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही टेम्परेचर जैसे बढ़ गया है आपका, उस कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। तो वही पूछा है, बोला इसमें हाई टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी में अंतर भी ज़्यादा होगा। जब डेंसिटी में ज़्यादा अंतर होगा तो उस कंडीशन में नेचुरल वेंट जो आपका नेचुरल वेंटिलेशन अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाई टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो लास्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं 64, 64 में बोला है एक बूस्टर फैन प्रोवाइड, बूस्टर फैन प्रोवाइड
600 पास्कल प्रेशर एंड मूव क्या करता है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर। तो बोला व्हाट इज द एयर पावर डिलीवर्ड, वाट इसका बताइए क्या होगा, एयर पावर डिलीवर्ड। इसमें चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 12,000 वाट, दूसरा दिया है 10,000 वाट, तीसरा दिया है आपका 15,000 वाट, चौथा दिया है 18,000 वाट। तो 64 का क्या होगा जी बताइए। 65 बोला ये फैन सप्लाई 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 700 पास्कल if fan efficiency is 60%, what is input power required, what is input power required। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपका 20 किलोवाट, ऑप्शन बी दिया है आपका 32 किलोवाट, ऑप्शन सी दिया है 35 किलोवाट, ऑप्शन डी दिया है आपका 25 किलोवाट। इसका सॉल्व करते हैं। एयर पावर, इसको आउटपुट पावर बोलते हैं, एयर पावर को ही इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू क्वांटिटी। प्रेशर दिया है आपका 600 पास्कल, क्वांटिटी दिया है 20, 6 इंटू 2 12, 2 1 3 जीरो लगा है जाएगा वाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 12,000 वाट। अब लास्ट क्वेश्चन आज का नहीं, PMMT4 का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए 28 आ रहा है आपका, इनपुट पावर पूछा है, इफिशियंसी भी दिया है। पता होगा इफिशियंसी का क्या होता है फॉर्मूला, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100। इफिशियंसी दिया है आपका 60, आउटपुट आउटपुट में बोला था आउटपुट क्या होता है, पिछले स्लाइड में लिख पाया हूँ 30 इंटू 30 इंटू 700 डिवाइड बाई इनपुट पावर इंटू 100। तो इनपुट क्या आ जाएगा 30 इंटू 700 इंटू 100 डिवाइड बाई 60।
30/60 क्या होगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 100 कटेगा 2 से, यहाँ बचेगा 50। और जब पूछा है किलो वाट में तो 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। दो दो जीरो यहाँ से कटेगा, जीरो यहाँ से क्या, तीन तीन जीरो खत्म हो जाएगा। 7 5 जा 35 किलो वाट। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व हो चुका है MMT4 का। जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको आए मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक ना। और जिस क्वेश्चन में हम अगर दोबारा MMT4 का सॉल्व कर रहे हैं, जो भी डाउट हो रहा है उसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप लोग, रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगा ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, सारे MMT को एक फोल्डर में अपलोड करेंगे। नहीं नहीं, एक फोल्डर में ही अपलोड होगा सब, PDF के साथ होगा सब कुछ, PDF भी मिलेगा वहीं पे। जो भी मैं सलेक्शन कर रहा हूँ उसका PDF भी रहेगा वहाँ पे।